मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की और इस कार्यक्रम के तहत सीएम योगी ने 30,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन वितरित किया। इसके अलावा सीएम एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र योजना के ऑनलाइन रूपांतरण का भी सीएम ने शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 9 जनपदों में निर्मित किए जाने वाले सामान्य सुविधा केंद्रों का ऑनलाइन शिलान्यास होगा और सरकार का यह दावा है कि एमएसएमई सेक्टर के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार इससे सृजित होंगे। राज्य में एमएसएमई इकाइयों के लिए यह ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, ये अनेक योजनाएं एक साथ लागू हो रही हैं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब अलग अलग क्षेत्र में हमारे पढ़े लिखे युवा आज नौकरी के पीछे भागने की बजाय स्वतः रोजगार में विश्वास कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब केवल रोजगार सृजन का काम केवल पुरुष नहीं करेगा, उद्योग केवल पुरुष नहीं चलाएगा, बल्कि हमारी आधी आबादी जिसे हमने मिशन शक्ति के साथ जोड़ा है वह भी किसी से कम नहीं, इस विश्वास के साथ आगे बढ़कर के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करेंगे। न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि ढेर सारे अन्य लोगों को भी रोजगार के साथ जोड़ेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। इस बीच सत्ताधारी दल बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने बड़ी मांग कर दी है। क्या है ये मांग और कैसे शुरू हुई है ये प्रेशर पॉलिटिक्स, उसके ऊपर देखिए ये खास रिपोर्ट। जो मजबूरी हो सूबे में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दस्तक है और इसी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम भी स्टार्ट हो गया है। इसका जीता जागता उदाहरण बीते कुछ दिनों से दिखने भी लगा है। राजधानी दिल्ली में आला कमान के दफ्तर में अनुप्रिया पटेल से लेकर मीडिया में संजय निषाद की सार्वजनिक घोषणा तक सभी अपने सहयोगी प्रमुख दल की चूड़ी कसने में लग गए हैं। लेकिन कलाई खोलने और चूड़ी कसने के इस रेस में बाजी मारी है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने। उन्होंने आओ देखा ना ताओ आगामी विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी है और कहा कि ये मांग उनकी नहीं है बल्कि उनके समाज की है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती है तो इससे उसे और फायदा मिलेगा और हमारी सरकार बन जाएगी। यही चाहते हैं कि हमारे समाज का हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी वादा किया वो पूरा करे। मैं प्रवास पर निकला तो मेरे गांव के लोगों ने मेरे गांव निचले स्तर पर कहा कि भैया ये झुआ भर वोट है, पौवा का लेवल आपने हटा के निषाद पार्टी के लेवल लगा दिया। ये पौवा भर वोट वाले हाथी आए, सरकार बना लिए और सताए और कानून बनाकर छीन लिया, तो हम आपको मुख्यमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से एक सलाह दीजिए कि 2022 का चुनाव डॉक्टर संजय को बगल में उप मुख्यमंत्री का चेहरा लगा दे तो आसानी से हो जाएगा और ये जो समस्या है समाधान हो जाएगा। नेताजी यहीं रुक जाते तो भी ठीक था, लेकिन मजाल है इतने पर नेताजी मान गए हों। उन्होंने तो भाजपा को बेवफा सनम साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक एक कर सारी कलाई खोल दी। नेताजी ने कहा हमें एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था। हमारी मांग है कि आगामी चुनाव में भाजपा की तरफ से मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। उनका कहना है कि अगर भाजपा उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती है तो पूरे यूपी में निश्चित विजय मिलेगी। अगर वो हमें चोट पहुंचाएंगे तो वो भी खुश नहीं रहेंगे। हम अपने आरक्षण के मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व देने का वादा किया था। हम आज उस वादे को याद दिला रहे हैं।
हमारी कोई मांग नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि भाई आपको सलाह है कांग्रेस ने, पिछली सरकारों ने, आप मेरे साथ आओ, आपके मुद्दे हम हल करेंगे। आपको जगह देंगे, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पावर देंगे कि जिन अधिकारियों ने आप लोगों के साथ धोखे करते हैं उनके अपने समाज का दर्द दूर करना। आपके ऊपर जो मुकदमे पिछली सरकारों ने लगाए उसे वापस करेंगे, आपके कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन मैं मिलता रहा, वो ये कहते रहे भाई 70 साल से दूसरे को दिए, थोड़ा हमें भी समय दे दो। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस गायब हो गई, आरक्षण के मुद्दे पर बसपा ने हमें नहीं दिया, रोका, वो गायब हो गई, सपा गायब हो गई, भाजपा ने भी अभी आज के दिन में उसका जवाब नहीं। वाह नेताजी वाह, क्या याद दिलाया आपने। अब तो ऐसा याद दिलाया है कि क्या केंद्र क्या प्रदेश, पूरा का पूरा सूबा नहीं भूलेगा। लेकिन असली फजीहत तो यहाँ से आपकी सहयोगी भाजपा की शुरू होती है, क्योंकि मौजूदा समय में स्थिति ऐसी है कि ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आते ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी महत्वाकांक्षाएं खुलकर जाहिर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को भदोही में बयान दिया कि उन्हें बीजेपी 2022 चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। उनका कहना था कि निषादों को भाजपा जितना खुश रखेगी, अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव में उसे उतनी ज्यादा सीटें हासिल होगी। ऐसे में आज निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जिस दौरान उनके पुत्र प्रवीण निषाद और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आज के समाज में कई लोगों का यह मानना है कि यदि जिंदगी में अगर कोई कुछ बन जाता है या फिर किसी अच्छे मुकाम पर वो पहुंच जाता है तो वो अपनों को भी भूल जाता है। लेकिन देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ऐसा नहीं है। वो आज भी अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले हैं। राष्ट्रपति खुद अपने बीमार दोस्त से मिलने कानपुर देहात आ रहे हैं। राष्ट्रपति 25 जून को ट्रेन से कानपुर पहुंचेंगे, जिस दौरान कुछ देर पहले ही प्लेटफॉर्म 1 से सभी ट्रेनों का संचालन रोक दिया जाएगा और 27 जून को कानपुर देहात का वो दौरा करेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जुलाई में जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए 28 जून तक पोर्टल खोलने के लिए भी कहा है। डॉक्टर शर्मा ने आज विधानसभा स्थित कक्ष में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में आयोग के गठन और अन्य विभिन्न बिंदुओं के संबंध में विचार विमर्श किया गया। धर्मांतरण मामले को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अगर धर्मांतरण का काम कोई गैर बीजेपी शासित प्रदेश में हुआ होता तो अब तक बीजेपी वालों ने हाहाकार मचा दिया होता, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया होता। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। इसी तरह का कांड वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ होता, महाराष्ट्र के अंदर हुआ होता, राजस्थान के अंदर हुआ होता, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं हल्ला मचा रहे होते, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे होते पश्चिम बंगाल का। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं 4.5 साल से चल रही थी और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम है? यहाँ पाकिस्तान के एजेंट आके आईएसआई उत्तर प्रदेश के अंदर में बैठ गया और उत्तर प्रदेश की सरकार को मालूम नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, न यहाँ महिला सुरक्षा कर पा रही है, न यहाँ पे माफियाओं को रोक पा रही है, ना भूमाफिया रोक पा रही है, या शराब माफिया रोक पा रही है, ना यहाँ पे किसी तरह के जो कफन चोर उनको नहीं रोक पा रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बहुचर्चित धर्मांतरण कांड में आईबी अलर्ट हो गया है। साथ ही एटीएस ने एलआईयू से अहम जानकारी भी मांगी है, क्योंकि आईबी को जिले के एक स्कूल में फंडिंग की आशंका है। उमर के करीबियों और उनकी प्रॉपर्टी संबंधी जानकारी भी मांगी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मामले की छानबीन के लिए एटीएस फतेहपुर आ सकती है। हमारी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन ये इस दौरान में हमने सुना है कि जब उसके गौना वाला सिस्टम आया
तो उसके गौने के विषय में एक हुआ कि अब आप दाढ़ी बनवाइए तब गौना होगा, तो वो बनवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। दबाव पड़ा रिश्तेदारों का, परिवार का, तो जब दाढ़ी बनने लगी तो रोने लगा वो। अच्छा। और जब बाल उसकी दाढ़ी बनी तो अपने रुमाल बिछा करके और जो एक एक बाल बिन करके रुमाल में रख करके, और फिर जब दाढ़ी बन गई तो फ्रेश होने के बाद भी रुमाल लेकर के और उसको दफना दिया, मतलब कि कहीं गड्ढा बनाकर गाड़ दिया। गेहूं खरीद के अंतिम दिन केंद्रों पर किसानों की भीड़ रही। आगे के लिए खरीद की अवधि बढ़ाने का अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को फोकस किया है। चाहे गन्ना भुगतान हो, चाहे धान खरीद हो, चाहे गेहूं खरीद हो, चाहे ऋण मोचन का कार्यक्रम हो, चाहे किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम हो, उत्तर प्रदेश ने नए आयाम, नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। 1,38,000 करोड़ रुपए का अब तक का गन्ना किसानों का भुगतान योगी सरकार कर चुकी है, जो सीधा आरटीजीएस के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में पहुंचा है। और मैं कह सकता हूं देश की आजादी के बाद अब तक किसी भी सरकार का ये 4 वर्षों का सर्वाधिक भुगतान है। शुगर मिलों को बढ़ाया, शुगर मिलों को, नई शुगर मिलों की स्थापना की, उनकी क्षमता वृद्धि की, पूर्वांचल में 2 नई शुगर मिलें लगाई, पश्चिम में रमाला में नई शुगर मिल लगाई। लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित में बड़े फैसले हो रहे हैं। सांसद मेनका गांधी का पशु चिकित्सक के साथ अभद्र भाषा में बात करते हुए एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते अब देश भर के वेटनरी डॉक्टर्स में इसको लेकर खासा आक्रोश है। प्रदेश में भी आज वेटनरी डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इस घटना को काले दिवस के रूप में मनाने की बात कही। इस प्रदर्शन के जरिए पशु चिकित्सकों ने मेनका गांधी से माफी मांगने की मांग की। संभल जनपद में बीजेपी ने आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। डॉक्टर अनामिका यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसकी जानकारी खुद बीजेपी जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़गवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है, प्रेस नोट जारी करते हुए दी है। दरअसल डॉक्टर अनामिका यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ओमवीर ने इसकी प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी। बीते 19 जून को हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कमंगलपुर गांव में हुए पुलिस पब्लिक मारपीट के मामले को लेकर सपा अब सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील साजन ने अब सरकार को घेर लिया है। आज इस गांव में आने के बाद पीड़ित महिलाओं से, पीड़ित लोगों से बात करने के बाद एक बात समझ में आ गई है कि इतना अन्याय, जो सरकार ये कहती कि 0 टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, उन्हीं सरकार के लोग गरीबों की जमीन कब्जा कर रहे हैं, उनके घर गिरवा रहे हैं। पुलिस उनकी मदद करने के बावजूद उन्हीं पर एफआईआर लिख रही है, उन्हीं को जेल भेज रही है। 150 से अधिक लोगों पर एफआईआर लिखी गई, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। हम तो इन गांव के लोगों को, महिलाओं को और लोगों को हम धन्यवाद देंगे कि इस आतंक के बाद भी वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ये पूरा प्रतिनिधि मंडल भेजा है, और उन्होंने कहा है कि गांव के लोगों से कह देना कि परेशान न हो, उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अलीगढ़ के गांव नूरपुर में भव्य मंदिर की नींव रखी गई है। सांसद सतीश गौतम ने हनुमान मंदिर का शिलान्यास किया, जिस दौरान जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे भी गूंजे। वहीं नूरपुर में जमा हुए हिंदू संगठनों ने प्रशासन से नूरपुर प्रकरण के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग की है। गांव के माहौल को ध्यान में रखते हुए एसडीएम खैर अंजनी कुमार और सीओ शिव प्रताप सिंह
भारी पुलिस बल के साथ यहां मौजूद रहे। नूरपुर में मंदिर नहीं था। हमारे ऐसी हिंदू भाइयों की मांग थी कि नूरपुर में ही हमारे पूजा के लिए एक मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। आज उस मंदिर की नींव रखी गई है। हमारे साथ में हमारे टप्पल के ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सभी पार्टी का पूरे गांव के लोग यहाँ सम्मिलित हैं। हवन भी हो रहा है और यहाँ पर मंदिर की शिलान्यास किया गया। ये हमारा सौभाग्य है और यहाँ के नूरपुर के जो हिंदू भाई लोग हैं उनका भी परम सौभाग्य है। यहाँ मंदिर की नींव रखी गई है और आने वाले कल में एक भव्य मंदिर, एक ऐतिहासिक मंदिर यहाँ नूरपुर में बनेगा। ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी अब अपना कुनबा बड़ा करने में लग गई है। चुनाव में जमीनी स्तर पर काम करने के लिए टीम तैयार कर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। आज अलीगढ़ में भुजपुरा स्थित एक गेस्ट हाउस में 51 सदस्यीय महानगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई। पूर्व विधायक जफर आलम और जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने यह बताया कि कार्यकारिणी में महानगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रकोष्ठ और सदस्य शामिल थे। अब्दुल हमीद घोसी जो हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से जो अपनी कमेटियां जो इनके इख्तियार में है बनानी है, कोल की और शहर की, आज वो पद जो इन्होंने दिए हैं कमेटी में या मेंबर बनाया है, उसकी घोषणा करनी थी। आज हमने समाजवादी पार्टी महानगर की 51 सदस्यीय कमेटी घोषित की है, जिसमें हमारे 6 उपाध्यक्ष हैं, 1 कोषाध्यक्ष, 1 महासचिव, 15 सचिव और 24 कार्यकारिणी सदस्य। उसके अलावा हमने आज 30 वार्ड अध्यक्षों की भी घोषणा की है। ये जो सारा कार्यक्रम है ये 2022 के लिए है। निश्चित रूप से मानिए आप कि 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 351 प्लस के साथ में अलीगढ़ की 7 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बदायूं पश्चिमी बंगाल बशीरहाट सीट से सांसद नुसरत जहां रूही की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बदायूं की बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने खराब आचरण करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। नुसरत जहां हाल ही में निखिल जैन से अपनी कथित शादी तोड़ने को लेकर चर्चा में है। बदायूं सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि नुसरत जहां ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ के दौरान अपने नाम का उच्चारण नुसरत जहां रूही जैन के रूप में किया था। उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव में सेवा दल के कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस सेवा दल की बैठक हुई। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में केंद्र और 4.5 साल में प्रदेश के हालात खराब हो गए हैं। ये लोग केवल सच को दबाने के लिए काम कर रहे हैं। इनकी सरकार में सच बोलने वालों को जेल भेज दिया जाता है। गाजीपुर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की ऑडी कार को दरअसल यहां पर कुर्क कर लिया गया है और इसके साथ ही पत्नी अफशा अंसारी और साले अनवर शहजाद को 31 लाख की ऑडी को कुर्क कर लिया गया। तो इसके पहले भी कार्रवाई की गई थी तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की और एक बार फिर से ये कार्रवाई की गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।